हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और देश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार टॉप ऑफिशियल्स के साथ बैठक कर रहे हैं, हालात की रिपोर्ट ले रहे हैं, राज्यों के तमाम सीएम्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और वैक्सीनेशन सबको लेकर प्लान तैयार हो रहा है। जितना बड़ा संकट है उतनी ज्यादा मुस्तैदी से इस चुनौती से निपटने की तैयारी भी है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 48 घंटे से पीएम ऑफिस सुपर एक्टिव मोड पर है। प्रधानमंत्री मोदी 3 लेवल में कोरोना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, नेशनल, रीजनल और प्रशासनिक लेवल पर। इस वक्त देश के सामने कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे केंद्र, राज्य या प्रशासनिक लेवल पर अकेले लड़ा तो जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए इस वक्त सबको एक साथ मिलकर एक टीम की तरह मुकाबला करना होगा, बिल्कुल टीम इंडिया की तरह। और इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन तीनों एक साथ आ गए हैं। पीएम मोदी इस टीम को लीड कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, केजरीवाल मिलकर दिल्ली में कोरोना काबू करने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हालात गंभीर हैं, तो इन राज्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाकी राज्यों के साथ भी पीएम ऑफिस डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कहां पर कितना कोरोना फैल रहा है, कहां पर किस चीज की कमी है, कहां पर ऑक्सीजन की कमी है, तो कहां पर डॉक्टर्स कम हैं, कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही हैं। हर एक अपडेट पर प्रधानमंत्री कार्यालय से नजर रखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक एक अपडेट ले रहे हैं और हर अपडेट पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। वाराणसी उत्तर प्रदेश की कोरोना लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वाराणसी में 14,915 कोरोना एक्टिव केसेस हैं और 515 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक दिन में वाराणसी में 2011 कोरोना पॉजिटिव केस मिले और 10 लोगों की मौत हुई। वाराणसी की ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है और असल सच्चाई क्या है, इसके लिए मोदी जनता से सीधे फीडबैक ले रहे हैं। वाराणसी की हाई लेवल मीटिंग में वाराणसी के कोविड प्रभारी, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए। कई घंटों चली ये बैठक, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे। उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ निर्देश दिए कि कोरोना मरीजों के लिए बेड और तैयार किए जाएं, तो वहीं कोरोना मरीजों को किसी भी कीमत पर बेड की कमी महसूस ना हो। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसा संदेश भी दिया और ये भी हिदायत दी कि जो लोग 45 साल से ज्यादा की उम्र के हैं वो कोरोना की वैक्सीन भी लगवाएं। कोरोना की सेकंड वेव पहली लहर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बार सबसे ज्यादा कमी मेडिकल ऑक्सीजन की हो रही है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें केंद्र सरकार के 10,000 बेड में से तत्काल 7,000 बेड और ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। साथ में बताया पूरी दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं, ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की कमी की लगातार शिकायत आ रही है, जिसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सारे केंद्रीय विभागों को अपने अपने अस्पतालों में पिछले साल की तरह कोविड बेड रेडी करने को कहा है। डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवे, स्टील, कोयला, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार, आयुष, एटॉमिक एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, पावर, शिपिंग और शिक्षा विभाग, इनके लिए जितने भी अस्पताल हैं वहां पर कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड युद्ध स्तर पर तैयार किए जाएंगे। आईसीयू बेड तैयार होने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन जब कोरोना होने के बाद ऑक्सीजन कम होने लगती है तो मरीजों के पास इतना वक्त भी नहीं बचता है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है।
महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमरा चुकी है, इसके दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं हूं मुंबई के बांद्रा स्थित भाभा अस्पताल के बाहर। सामने जो आपको व्यक्ति उस व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया है। पिछले 1 घंटे से वो इस भाभा अस्पताल के बाहर खड़े हैं इंतज़ार में, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई उनका जो है मदद नहीं किया जा रहा है। उनके परिवार के जो सदस्य वो लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर रहे हैं। जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था तब उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो करीब 70 तक चला गया था, और जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तब जाकर कहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है कोशिशें शुरू हुई। अब चूंकि इनका कोविड टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें फिलहाल बाहर ही रखा गया है। व्हीलचेयर के ठीक बगल में थोड़ी सी दूरी पर एक ग्रीन रंग का एक छोटा सा सिलेंडर रखा गया है। वो सिलेंडर दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर है। परिवार के सदस्य अपने साथ उसे खरीद कर लेकर आए और कुछ देर तक उस सिलेंडर के ज़रिए जो है उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, लेकिन वो सिलेंडर भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखिए वो परेशान बेबस जो मरीज़ है वो इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह से उन्हें अंदर भर्ती कराया जाए, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और उसी की तस्वीरें जो है दर्दनाक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हालत सिर्फ इस एक जगह की नहीं है, लगभग कई जगहों पर मुंबई में इसी तरह से जो मरीज़ है कि मरीज़ और उनके परिवार के जो लोग हैं वो परेशान हैं। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है कि ताकि किसी तरह से ऑक्सीजन मिल जाए। देश भर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए पीएम मोदी ने तुरंत एक्शन लिया है, जिसमें देश के हर राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। इसके लिए तत्काल कदम उठाए गए। अभी 12 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मांग है, जो अभी और बढ़ेगी। 20 अप्रैल को 4,880 टन, 25 अप्रैल को 5,619 टन और 30 अप्रैल को 6,593 टन तक ऑक्सीजन की डिमांड हो सकती है। इसी हिसाब से केंद्र सरकार तैयारी भी कर रही है। सिलेंडर फिलिंग प्लांट को 24 घंटे प्रोडक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल सिलेंडर के मेडिकल उपयोग की भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंपोर्ट भी किया जाएगा। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में लोग जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करके खुद ऑक्सीजन प्लांट में जाकर सिलेंडर भराने को मजबूर हैं। के सहारे कितनी देर चला लेंगे, ये भी कैसे ला रहे अरेंज करके पता नहीं है। ये देखिए लाइन में खड़े, कोई पूछ नहीं रहा है कि अंदर जाना चाहिए। कब से ये कितने दिन से रिफिल करा रहे हैं? ये भैया 2 दिन हो गए रिफिल कराते कराते। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में से वापस कर दिया गया, और कोरोना वाले जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे सब पे फ़ोन किया, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं। बेल जारी लगा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अरे सर 4 से 5 घंटे बाद बात होता है। इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि जो मेरी कैपेसिटी है उससे कम से कम 4 टाइम ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। कोरोना कब तक रहेगा, कोरोना की कितनी लहर आएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। ऐसे में देश में ऑक्सीजन की कमी फिर से ना हो, इसका केंद्र सरकार अब परमानेंट इलाज कर रही है। केंद्र ने 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है, जिससे 154.19 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता बढ़ेगी। 162 पीएसए प्लांटों में से 33 पहले से स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, चंडीगढ़, गुजरात एवं उत्तराखंड में 3-3, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1-1 प्लांट लगाए जा चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट पर केंद्र सरकार 201.58 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 59 ऐसे और ऑक्सीजन प्लांट अप्रैल के आखिर तक लगाए जाएंगे। देश में कोने कोने तक ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी, जो स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर पर दौड़ेगी। कोविड की जंग में रेलवे भी पूरी तरह से एक्टिव है। वेस्टर्न रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार के लिए आइसोलेशन कोच तैयार कर दिए हैं। 21 आइसोलेटेड कोच नंदुरबार के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की मदद के लिए ऐसे 4002 आइसोलेशन कोच रेडी हैं। खास बात, रेलवे किसी भी कोच के लिए राज्य सरकार से फीस नहीं लेगी।
कोरोना को हराने के लिए केंद्र सरकार, राज्य युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र के खराब हैं। वहां पर कैसे कोरोना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो देखिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच में लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। हर एक गली मोहल्ले में महानगर पालिका के अलावा जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके जरिए भी ये सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग इलाकों में जाते हैं और इस तरह से सैनिटाइजेशन का वर्क करते हैं। सोसाइटी के अंदर हो, सोसाइटी के बाहर हो, जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक और शख्स जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं सोसाइटी की दीवारों को, सोसाइटी के गेट को, और इस तरह की तस्वीर आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगी। किस तरह से देखिए यहाँ पर एक और शख्स जो है सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी के मेन गेट पर यहाँ पर सैनिटाइज करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में तस्वीर नजर आती है, क्योंकि सैनिटाइजेशन जो है मुख्य वर्क है इस तरह के कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए, और इसी वजह से सैनिटाइजेशन जो है अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है जो कोरोना के प्रभाव से आपको बचा सकता है। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। यही हाल मुंबई का भी है, जहां डेली का आंकड़ा 8000 के नीचे आता नहीं है और हर रोज मौत की हाफ सेंचुरी लग रही है। अस्पतालों में बेड की कमी के लिए आप सरकार पर गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, मेडिकल सुविधाएं ना मिलने पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। मगर मुंबई वाले अब भी सबक नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। चौथे दिन होने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लागू की है, उसकी धज्जियां उड़ते हुए दादर की सब्जी मंडी में रोजाना दिखाई देती है। आज सुबह के ये दृश्य है कि जिस तरह से लोगों की आवाजाही, लोगों की संख्या जुटने पर पाबंदी है, बावजूद इसके इस नियम का उल्लंघन यहाँ पर होते दिख रहा है। लेकिन बेफिक्र लोग सब्जी मंडी में दुकानें लगाते हैं, संख्या काफी बढ़ जाती है। प्रशासन को, पुलिस को यहाँ पहुँचना पड़ता है कार्रवाई करने के लिए। आज सुबह के वक्त पुलिस आई, सुबह के वक्त पुलिस आती है, लोगों को आगाह करके चली जाती है, संख्या कम हो जाती है, लेकिन भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। कोरोना के बीच भीड़ का हिस्सा बनना जानलेवा साबित हो सकता है। घर का अगर एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव होता है तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ सकता है। महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद इसके मुंबई वाले इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। पूरे राज्य भर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसका मतलब ये होता है कि पूरे दिन में कोई भी 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लेकिन मुंबई के बस स्टॉप की क्या तस्वीर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बसों में भी जो लोग हैं वो मौजूद है और ये बस की लाइन हम आपको दिखा रहे हैं जो सिर्फ मुंबई की लाइन है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है कई मीटर तक फैली हुई है। ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन प्रमोद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब से खड़े हैं आप लोग? हो गए 15-20 मिनट। तो बस में जगह मिल जाती है आराम से? हाँ मिलती है। कोई डर नहीं लगता भीड़ भाड़ में? अभी भी घर से बाहर निकलते हैं आप लोग? नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो भीड़ भाड़ आप देख पा रहे हैं ये बस की लाइन है, ये बस की लाइन है। बसों में जगह नहीं बचती है, लेकिन जैसे कि अब राज्य सरकार ने कहा है कि एक सीट पर एक को ही बैठना है, जिसके चलते कम लोगों को जरूर बिठाया जा रहा है। लेकिन बाहर जो बस स्टॉप पर भीड़ होती है, जहाँ किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता, ये भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं। कोरोना तभी फैलता है जब संक्रमित शख्स एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और जैसी तस्वीरें लोकमान्य टर्मिनल और मुंबई के बाकी स्टेशन से आ रही हैं, वो डरा रही हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में किसको कोरोना है और कोरोना संक्रमण कहां तक फैलेगा, सोचकर ही टेंशन बढ़ जाती है। मुंबई जो गलती कर रही है वैसे दिल्ली में ना हो, इसके लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। वीकेंड लॉकडाउन है, इसी के चलते दिल्ली की सड़कों पर आवाजाही बेहद कम है। सिर्फ एसेंशियल जो सर्विस के लोग हैं उन्हें ही सड़क पर आने की अनुमति दी गई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये NH-24 की तस्वीरें हैं, जो कि ये सीधा रास्ता आगे गाजियाबाद की तरफ जाता है, अक्षरधाम की तरफ से रास्ता आ रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं अमूमन जितना ट्रैफिक सड़कों पर नजर आता है उतना ट्रैफिक नहीं है, और जो गाड़ियां फिलहाल यहां से निकलकर जा रही हैं उनसे ये चेक किया जा रहा है कि क्या वो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, या फिर अगर वो किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो उनके पास मौजूद हैं, जो कि स्पेशल पास परमिट किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए अगर कोई जरूरत के समय जा रहे हैं। तो इस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है।
लेकिन दिल्ली के हालात अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 24,000 से ज्यादा केस आए। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर करीब 30% हो गया है। दिल्ली में कोरोना का ऐसा बम फूटा कि बड़े से बड़े अस्पताल कोरोना पेशेंट से हाउसफुल हो चुके हैं। कोविड मरीजों का अस्पताल में इलाज करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। ऐसे में अब कोविड सेंटर खोले गए हैं। दिल्ली के छतरपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास के ग्राउंड के अंदर आप देखें कि एक बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर 500 बेड लग चुके हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें नोडल मंत्री भी बनाया गया है कोविड के लिए, उनका कहना है कि अगले 1 या 2 दिन में ये शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 5,000 बेड और लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उन मरीजों को यहाँ पर एडमिट किया जा सके। ऑक्सीजन की भी यहाँ पर सुविधा होगी और क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम देखा जा रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर तक की यहाँ पर व्यवस्था होगी फिलहाल। और अगर किसी भी तरीके से कोई मरीज यहाँ पर क्रिटिकल होता है तो तुरंत एम्बुलेंस यहाँ से नजदीक के अस्पताल लेके जाएगी। फिलहाल अस्पतालों को भी अटैच किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में आपको तस्वीरें दिखा दें, पिछले साल भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया था और काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, सरकार को काफी मदद मिली थी। और एक बार फिर 2021 में भी जब कोविड का प्रकोप चरम पर है, एक बार फिर यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो रही है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है और यूपी में भी हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 30,596 कोरोना मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 129 लोगों की जान गई। यूपी के टॉप हॉटस्पॉट लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में 1,711 केस आए और 15 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1,839 केस आए और 8 मौत हुई। यूपी में इस वक्त 1,91,457 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल करने के लिए रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। साथ में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और सैनिटाइजिंग पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। लखनऊ में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। शहर में 14,000 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, लिहाजा नगर निगम सड़कों पर उतरा है। सैनिटाइज किया जा रहा है, खासतौर से उन इलाकों को जहां ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। नगर निगम की ये 120 गाड़ियां हैं जो आज शहर के उन इलाकों में जाएंगी जहां कोविड ज्यादा है। हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी हैं कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम। देखिए, आज लखनऊ के जो मेजर कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं, चिन्हट, टुडियागंज और सिल्वर जुबली, उसमें सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाना है। इसके अलावा जो 15,000 कंटेनमेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। आपने बताया हैंड हेल्ड मशीन भी है, इस तरह की मशीनें भी हैं। क्या क्या किस तरह से सैनिटाइजेशन? देखिए, इसमें हमारे पास एंटी स्मोक गन है, फायर विभाग की गाड़ियां हैं, जलकल की जेटिंग मशीनें हैं, ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम्स हैं। इनमें हाई प्रेशर जो है स्प्रे सिस्टम होता है जिसमें हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन मिला के जो है सभी एरियाज पे स्प्रे किया जाता है। तो देखिए, पूरी कतार है। ये लखनऊ का गांधी सेतु है जिसे भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार भी कहते हैं। गोमती नदी का किनारा है और इस पुल पे पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी ये नगर निगम की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी, शहर के अलग अलग इलाकों में जाएंगी। आपको दिखाएं, पीपीई किट पहने भी हैं क्योंकि जो ज्यादा कंटेनमेंट जोन में जाएंगे तो इस तरह से पीपीई किट का है, इनको जूते दिए गए हैं। तो पूरी तैयारी है और नगर निगम का कहना है कि इस तरह से अगर तेज सैनिटाइजेशन ज्यादा किया जाएगा तो शायद जो संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है उसमें कुछ काबू पाया जा सके। बिहार में भी कोरोना बेकाबू होने लगा है। 24 घंटे में बिहार में 8,690 कोरोना केस मिले हैं, जिसके बाद पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। प्रतिदिन रात्रि में
9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। कोरोना ऐसा अटैक दोबारा न कर सके, इसलिए वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। देश में टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बार 45 साल से ज्यादा उम्र वालों से वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। देश में अब तक 12 करोड़ 30 लाख के करीब डोज दी जा चुकी है। दुनिया में सबसे कम दिन में भारत में 12 करोड़ वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहां तक पहुंचने में भारत को 92 दिन लगे, अमेरिका को 97 और चीन को 108 दिन लगे थे। पिछले 24 घंटे में 26 लाख डोज देश भर में दी गई, जिसमें 20,22,000 लोगों को कोरोना की पहली डोज मिली और 6,62,000 लोगों को दूसरी डोज लगी। जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा है, वहां पर ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। कोरोना को हराना है तो सरकार, प्रशासन और जनता तीनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बंगाल इकलौता प्रदेश है जहां कोरोना से ज्यादा चर्चा चुनाव की है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बीच चुनाव कैंपेन का प्रेशर हाई है। आज गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया, तनातन रैलियां और रोड शो किए। बंगाल की बाकी बची 114 सीटों की लड़ाई कोरोना के बीच कैसे लड़ी जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं। धुआंधार रोड शो हो रहे हैं। कोई रथ पर सवार है, कोई व्हील चेयर पर, मगर मंजिल सिर्फ सत्ता की कुर्सी है। टक्कर सीधे बीजेपी और टीएमसी में है। बीजेपी को बंगाल में कमल खिलाना है, वहीं ममता बनर्जी को अपनी सत्ता बचानी है। नतीजा, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, मकसद सिर्फ एक, चुनाव में जीत। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 2 रैली और 2 रोड शो किए। अमित शाह ने आज पूर्व स्थली उत्तर और स्वरूप नगर में रैली की, वहीं नदिया जिले के नकाशीपारा और हावड़ा में रोड शो किए। अब तक 5 चरण का चुनाव हो चुका है। दीदी, 5वें चरण के बाद काफी डिमोरलाइज हो गई है। कारण क्या है? 5 के बाद ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीटों के साथ दीदी से बहुत आगे है। और दीदी ने यहां पर एक गवर्नेंस का नया मॉडल चालू किया है। टीएमसी ने बम, बंदूक और बारूद का मॉडल चालू किया है। हम बम, बंदूक और बारूद के मॉडल को बदलना चाहते हैं और इसकी जगह विश्वास, विकास और व्यापार के मॉडल को लाना चाहते हैं, जिससे सोनार बांग्ला की रचना हो, सोनार बांग्ला की शुभ शुरुआत। अरे दीदी, तुझे भी मालूम है कोई बाहरी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाजपा सरकार बनेगी तो ये बंगाल का भूमि पुत्र ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मगर वो गुमराह करना चाहती, कोई काम किया नहीं विकास का, आगे काम करने की कोई योजना है नहीं, इसलिए सीएपीएफ को गाली बोलो। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंग में 4 लोग मर गए। अभी एक ऑडियो बाहर आई है, ऑडियो के अंदर कहती है इनका अंतिम संस्कार मत करना, मैं उसका जुलूस निकालूंगी। अरे शर्म करो दीदी, मरे हुए बच्चों के सब पर, उनके मृतदेह पर राजनीति करना चाहती हो। इतनी घृणित राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और कहती है एसपी को फंसा दो, आईजी को फंसा दो। दीदी, अब आपका दिन चले गए, आप किसी को फंसा नहीं सकती, आप खुद फंस गई हो। चुनाव प्रचार के लिए आज अमित शाह ने अपनी रैली की शुरुआत बर्धमान जिले के पूर्व स्थली से की। अमित शाह के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। मंच से शाह ने ममता बनर्जी पर कई हमले किए। अमित शाह ने ममता बनर्जी को लाशों पर राजनीति करने वाली नेता करार दिया।
दीदी के भाषणों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में कम बीजेपी के नेताओं को ज्यादा गाली दे रही हैं। भाइयों बहनों, ये दीदी की एक नेत्री मंडल ये कहती है ये दलित है, वो स्वभावगत भिखारी भिक्षुक है। ये राजवंशी समाज के लोग, महतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग दीदी आपको भिखारी रहते हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रही हो, इसका खंडन भी नहीं कर रही हो। अरे दीदी, आपको जो लगे वो लगे, हमें तो हमारे भाई लगते हैं। हम गले लगाकर मतवा और नाम शूद्र समाज का सम्मान करने वाले हैं। अमित शाह यही नहीं रुके। पूर्व स्थली में रैली करने के बाद शाह रोड शो करने बंगाल के नकाशीपारा पहुंचे। चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आज अपना एक और अनुमान जनता को सुनाया। देखो भाई, कमल के फूल पर तो आपको बटन दबाना है, मगर एक बात याद रखना, नकाशीपुरा में बटन इतना जोर से गुस्से से दबाना कि बटन तो यहां दबे और करंट दीदी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी को झुकाएंगे क्या? सोनार बांग्ला बनाएंगे क्या? घुसपैठियों को निकालेंगे क्या? शरणार्थियों को नागरिकता देंगे क्या? अमित शाह के आकलन को सुनकर रोड शो में आई जनता ने तो जरूर तालियां बजाई, लेकिन ममता बनर्जी को यह जरूर नागवार गुजरी होंगी। अमित शाह के वार का पलटवार ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना की रैली में किया। যাতে সারা দেশে অক্সিজেন নেই, সারা দেশে রেমডেসিভির যে ওষুধটা কোভিডের সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা কেউ পাচ্ছি না সেই ওষুধটা। 80টা দেশকে আমাদের ভারতবর্ষের ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি ওষুধ পাঠাও, আমার আপত্তি নেই, ওষুধ ইমার্জেন্সি, আগে তো দেশকে দাও। তোমার নিজের ঘরের খাবার নেই, তুমি করছো দান কাকে? নিজের নাম লিখবা, নিজের নাম গ্লোরিফাই করবার জন্য। আগে ওষুধ দাও বাংলাকে। नॉर्थ 24 परगना की रैली में ममता बनर्जी ने आज कोरोना संक्रमण का मुद्दा उठाया। ऑक्सीजन की किल्लत का हवाला देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर ममता बनर्जी ने 5.4 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक, रेमडेसिविर और टोकोलीजुमाब दवा की लगातार आपूर्ति के साथ ही जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन के ताजे आंकड़े और कोरोना कंट्रोल की कवायद को जानने से पहले चुनाव के आंकड़ों को जान लीजिए। 8 फेज में से 5 फेज का चुनाव पूरा हो चुका है। अभी 3 चरण का चुनाव होना बाकी है। छठे चरण में अगले 22 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्वी बर्धमान जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 7वें चरण के चुनाव में दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता दक्षिण और पश्चिम बर्धमान जिलों की 36 विधानसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। 8वें चरण का चुनाव 29 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता और बीरभूम जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर होना है। बंगाल के बाकी बचे 114 सीट की लड़ाई में जोर आजमाइश किस लेवल पर पहुंच चुकी है, इसे आप ममता बनर्जी के इस रोड शो से देख सकते हैं। कोलकाता के अपने गढ़ को बचाने के लिए दीदी आज एक बार फिर व्हील चेयर पर सवार होकर रोड शो करने निकली। ममता का रोड शो धकुरिया ब्रिज से लेकर कालीघाट क्रॉसिंग तक चला। ममता बनर्जी आज रोड शो के जरिए साउथ कोलकाता के जिन सीटों को कवर किया उनमें बालीगंज विधानसभा सीट भी आती है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बालीगंज पहुंचे और पता लगाने की कोशिश की बालीगंज में किसकी चुनावी हवा बह रही है। बालीगंज विधानसभा इलाका बेहद पॉश है। यहाँ पर बड़े बड़े संस्थान है, बड़े बड़े मॉल्स हैं और भवानीपुर से सटा हुआ इलाका है। लेकिन यहाँ के वोटर्स के मन में क्या है, यहाँ के हम जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार दादा, यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? दीदी है या दादा है? वैसे टीएमसी का गढ़ है, दादा ही जीतेगा। दादा ही जीतता है इतना दिन। दादा टीएमसी से? हाँ, टीएमसी दादा ही। यहाँ का दादा मतलब दीदी दादा एक ही था, सुब्रत मुखर्जी। दादा का बात बोलते ही सब कुछ पहचानता है। परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है? नहीं, जो है ठीक ही है, चलेगा वही रहेगा। क्या वजह है? क्या, कौन सा मतलब वजह क्या है कि कई साल से दादा यहाँ पे सुब्रत जी ही जीत रहे हैं? काम करता है इसलिए रहेगा, जो रहेगा, जो काम करेगा वही रहेगा। काम किया है उन्होंने? बहुत सारा काम किया है। जैसे देखिए यहाँ का जो रास्ता है, रास्ता घर है। सबसे बढ़िया जो बात है, जब यहाँ का जो पहले मेयर था कलकत्ता का,
जो काम किया आज तक उससे ऐसा काम कोई नहीं किया है। अच्छा, उद्देश्य का जो पत्ता है ना वहाँ पे लिखा है। मतलब जो इस बार कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा, बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, उसमें कितना विश्वास है आपको? वो विश्वास नहीं है, वो परिवर्तन कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और दीदी के साथ दीदी अच्छा है। अच्छा, दीदी अच्छा है। दीदी ने बहुत कुछ किया है क्या? बहुत कुछ है, सारा उन्नयन तो दीदी हाथ में है। अच्छा, तो दीदी जीत जाएंगे? हाँ, जीत गया, हम हमेशा जीत गए। ठीक है, मतलब खेला होगा। हाँ, खेला होगा। खेला होगा। विकास के मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ खेला के मुद्दे पे बात करेंगे। तो 2 तारीख को बनाएंगे। 2 तारीख है इसलिए 2 तारीख बताएगा। अच्छा, यहाँ के लोगों का कहना है कि दीदी पे इनको ज्यादा विश्वास है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, दीदी या दादा? हमको दादा क्या बोले, यहाँ का राजनीतिक हमको कुछ समझ में नहीं आता ही नहीं आता है। बालीगंज के लोगों की यही एक दिक्कत है कि जल्दी खुल के नहीं बताते हैं। आपको क्या लग रहा है, बताइए। यहाँ के लिए तो हम लोग को दीदी ठीक है। दीदी ठीक है जी। क्यों? इसलिए कि बहुत कुछ करता है देश के लिए। हाँ। और ये जब से सरकार आया है, दीदी कहाँ करता है? दीदी तो अपने बंगाल के लिए, आवाम के लिए कर रहा ना, जो यहाँ का रहने वाला नाम है आपका? जी, हमारा नाम अहमद हुसैन है। अहमद जी, बालीगंज का मुसलमान क्या चाहता है? यहाँ का मुसलमान चाहता है जैसा दीदी है वैसा दीदी रहे यहाँ पर। जिस तरह सबको देखभाल कर रहा है। जब से रुपया बंदी हुआ तब से एक पर एक प्रॉब्लम खड़ा करते हुए चले आया है। अच्छा, हर इंसान परेशान है। बालीगंज में तो व्यापारिक प्रतिष्ठान ज्यादा है। जो काम करने वाला बेरोजगार हो गया भैया। अभी काम काज कहाँ, अभी सब काम हो रहा कहाँ, हर इंसान परेशान है। दीदी या दादा? हाँ, क्या होगा? क्या मालूम, हमको मालूम नहीं भैया किसको क्या होता है। अरे आप तो यहीं के रहने वाले हैं। आप तो वो नहीं मालूम। तो हाँ, ये तो हाथ से खींचने वाली रिक्शा परंपरा अभी भी चल रही है, लेकिन आप लोग किसको जिताएंगे ये तो बताइए। और जीत जाएगा जो होगा, जिसको भाग तेज रहेगा वही जीतेगा। बालीगंज दक्षिण कोलकाता का बहुत ही पॉश इलाका है। बालीगंज कोलकाता के बदलाव का प्रतीक रहा है। यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ मेट्रो भी चलती है, ट्राम भी चलते हैं और हाथ से खींचने वाले रिक्शे भी चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य ने यहाँ के लोगों से बात की, पता लगाया दीदी के गढ़ में परिवर्तन की कितनी लहर है। गोड़ियाहाट बाजार में जिस वक्त आप आएंगे उस वक्त यहाँ पर आपको रौनक बहुत दिखाई देगी। शाम के वक्त ये मार्केट है, देखिए आप, ये पूरा जो एक बिल्डिंग है ये साड़ियों का बाजार है। इस जगह पर कहाँ से एंट्री करनी है ये समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। सियासत का रुख किस तरफ है ये यहाँ के लोग बखूबी समझ पाएंगे और बता भी पाएंगे। बालीगंज जो है, हम ये सुन रहे हैं कि बहुत पुराना टीएमसी का गढ़ है बालीगंज। लंबे समय से सुब्रतो दा यहाँ से जीतते आए हैं। इस बार यहाँ का वोटर हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ का वोटर इस बार क्या लग रहा है आपको? टीएमसी जीतेगी, बीजेपी मजबूत है, दीदी का गढ़ मजबूत है, या दादा कुछ खेल करेंगे, क्या लग रहा है आपको? दीदी का गढ़ था, लेकिन अभी तो हवा फ्लोट हवा चल रहा है बीजेपी का, भाजपा का। अच्छा, मतलब दादा का हवा चल रहा है। अच्छा, ये व्यापारी की सोच है कि आम जन की सोच है? ये तो हम लोगों का सोच है। जनता का सोच, यहाँ की जनता का सोच है। मतलब आपको लग रहा है कि दीदी का खेल इस बार नहीं होगा, दादा मजबूत है? दीदी सिर्फ बोलेगा खेलेगा, लेकिन खेला खेल रहा दादा। आप खेला खेल को गोल में मारेगा, जीतेगा भी दादा यहीं पर। कैसे? वो तो आने वाले 2 तारीख बताएगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या दीदी से नाराजगी है? एक मिनट, दीदी से नाराजगी है, कुछ कुछ जगह पे है जो काम नहीं हुआ ठीक से। किस तरीके की नाराजगी है? देखिए, बहुत तरीके की नाराजगी है। जैसे कि ममता बनर्जी बोली थी परिवर्तन होवे की परिवर्तन हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कोई रोजगार नहीं है। जो ग्रेजुएट लेवल का है, जो एचएस लेवल का, जो हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाई है, वो आज देख रहे बहुत पीछे है। 100 दिन का काम दिया उन्होंने, सफाई कर्मचारी का काम दिया आपने। कौन से क्लास के? क्लास 10, क्लास 9 के। अदरवाइज जो ग्रेजुएट किए, जो एचएस किए, जो एमबीबीएस किए, जो लॉयर किए, उन लोगों का रोजगार है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। सब उड़ीसा जा रहे हैं, सब आपका बिहार यूपी जा रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में रहा क्या? कोई फैक्ट्री बोला जाए तो कोई फैक्ट्री है नहीं। एक्चुअली परिवर्तन का मेन कारण हाँ एक्चुअली यही है। हाँ, रोजगार एक मुद्दा है। हाँ, रोजगार एक मुद्दा है, परिवर्तन एक मुद्दा है। यहाँ पे मतलब टोटली देखा जाए तो जंगल राज चल रही है। जंगल राज है। आपका भी मानना है कि ये जंगल राज है यहाँ? देखिए, जिस तरह भी बीजेपी का लहर चल रहा है उस हिसाब से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब जनता जो है मन बना चुकी है कि इस बार बीजेपी को ही लाना। आप बताइए ना कि खेला हो ही होगा या विकास के मुद्दों पर बात होगा? विकास का मुद्दे में बात होगा भाई। सबसे बड़ा बात अभी बोला है सुजाता मंडल खान ने, बोला है मंच पे कि दलित को बहुत सारा चीज दिया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो खाली तोलाबाजी दिया है। ठीक है, ममता बोला दे दिया बहुत कुछ हम लोग दलित को, पर हम लोग को नहीं कुछ करे। इस बार टिकट तो बहुत दिया। हाँ, नहीं देने से क्या होगा? हम लोग का विकास नहीं हुआ। दलित कल भी जहाँ था आज वही है, किंतु मंच में खड़ा होकर बड़े बड़े बात बोलने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है।
हम लोग 34 साल में सीपीएम को देके हम लोग वो कुछ किए थे, पर ममता में आया कुछ नहीं हुआ। जब ममता कोलकाता में रोड शो कर रही थी, उस वक्त कोलकाता से महज 45 किलोमीटर दूर हावड़ा में अमित शाह भी रोड शो कर रहे थे। कोरोना का खौफ और चुनाव आयोग के सख्ती का असर रोड शो में साफ साफ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रोड शो में आए लोगों के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने नॉर्थ 24 परगना के जिस हावड़ा में रोड शो किया, उसी हावड़ा में इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित पहुंचे और लोगों का मन टटोला। छठे चरण में बंगाल के उत्तर 24 परगना के हावड़ा विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है राहुल सिन्हा को। राहुल सिन्हा बंगाल बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट हैं और आपको याद होगा कि कुछ बिहार के ऊपर बयान देने के बाद इसी ने उन्हें चुनाव प्रचार से बैन कर दिया था 48 घंटे के लिए। यहां से टीएमसी ने मैदान में उतारा है ज्योतिप्रिय मलिक को, जो 2016 में भी यहां से जीते थे। इस इलाके में अगर बात करते हैं आबादी की, तो यहां पर 70% हिंदू है और बाकी यहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है, करीब 29% के करीब। ऐसे में यहां पर एक पोलराइजेशन मुद्दा होगा और साथ ही यहां पर मतुआ समाज के लोग भी हैं, जिनकी तादाद करीब 30 से 35% है। ऐसे में बीजेपी को लगता है यहां पर वो बाजी मार सकते हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनका मूड क्या है। अपनी परिवर्तन हम ही है चाहिए, इनको परिवर्तन चाहिए। हवा किसकी है यहाँ पर, दीदी की मोदी की है? दोनों 50-50। अच्छा, दोनों की हवा 50-50। हाँ, परिवर्तन तो चाहिए, परिवर्तन इनको चाहिए। अच्छा, हवा का दीदी ना मोदी? কোনো পার্টি কম না, দুজনই মোটামুটি সমান সমান, दोनों का बराबर है। পরিবর্তন চাইছেন কি এখানে? পরিবর্তন দেখুন এখন কি মনে হচ্ছে এখানে? না, আমাদের এখানে পরিবর্তন মনে হয় না হবে। इनको लगता नहीं है परिवर्तन होगा। बंगाल में अभी कोरोना के 45,000 से अधिक एक्टिव मरीज हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में बंगाल से बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 8 अप्रैल को कोरोना के 1819 नए केस आए थे। 9 अप्रैल को 2494 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 अप्रैल को कोरोना केस बढ़कर 2763 तक पहुंच गए। 11 अप्रैल को 4398 नए केस थे। 12 अप्रैल को मामले में थोड़ा सुधार नजर आया, 2550 नए केस मिले, लेकिन 13 अप्रैल को नए केस बढ़कर 4817 तक पहुंच गए। 14 अप्रैल को बंगाल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा 5892 पहुंच गया। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को 6769 नए केस, 16 अप्रैल को 6910 और 17 अप्रैल को नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7713 पर पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राहुल गांधी ने बंगाल में अपने सभी चुनावी रैली को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी ने यह खबर ट्वीट के जरिए दी। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना को देखते हुए इस पर विचार करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी साउथ में ज्यादा एक्टिव रहे हैं। बंगाल में राहुल ने अपनी पहली रैली तब की जब 4 राउंड का चुनाव खत्म हो चुका था। गुजरे 14 अप्रैल को राहुल गांधी ने नॉर्थ दिनाजपुर में और दूसरी रैली दार्जिलिंग में की थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों को निरस्त कर दिया है। क्या दिल्ली में कल लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? कोरोना से टेंशन राजधानी में कितना हाई है, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।